नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल हिंदी की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है विसर्ग। आज हम विसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे कि विसर्ग किसे कहते हैं, इसका सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, विसर्ग का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार से होता है, हिंदी भाषा में इसकी उपयोगिता कितनी है और इसे अयोगवाह क्यों कहा जाता है। तो चलिए इन बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विसर्ग टॉपिक हमारा। विसर्ग को जब हम समझने के लिए मैंने यहाँ 3 उदाहरण दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उनका मैं उच्चारण करती हूँ। उन उच्चारण के माध्यम से हमें पता चलेगा कि विसर्ग कहते किसे हैं और विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार से होता है। जैसे पहला शब्द है प्रातः, अतः, पुनः। ये 3 शब्दों का मैंने उच्चारण किया है। इन 3 शब्दों का उच्चारण करते हुए जो शब्द के अंत में जो मेरे मुख से जो ध्वनि आ रही है वो हल्की सी अ और है की ध्वनि लिए हुए हैं। और ये अ और है की ध्वनि मैंने उच्चारण जब ये 2 बिंदु दिखे वहाँ पर उच्चारित की है। फिर से करती हूँ, देखिए, प्रातः, अतः, पुनः। तो इन ध्वनि यह आकर यहाँ ध्वनि में कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे है की ध्वनि कुछ मुख से बाहर निकली और साथ में ए की ध्वनि भी निकली है। तो ये जो 2 बिंदुओं के सहारे से जो ध्वनि निकली है मेरे मुख से, वही विसर्ग ध्वनि है, वही विसर्ग कहलाता है। अब इस मंत्र में भी हम समझते हैं कि किस तरह से हम एक भाषा में विसर्ग का उच्चारण करते हुए सिंपल साधारण वे में जब हम उच्चारित करते हैं किसी भी शब्द को, और जब यह विसर्ग ध्वनि आती है तो वहाँ हमारे उच्चारण में किस तरह से परिवर्तन होता है वह समझते हैं हम। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैंने इसका उच्चारण किया तो ओम भूर्भुवः, यहाँ है की ध्वनि हल्का सा एक झटका सा लगा है मेरी ध्वनि को, और यहाँ स्व, यहाँ भी एक हल्का सा झटका लगा ध्वनि को, बिल्कुल नॉर्मल वे में नहीं बोली जा रही थी। और तत्सवितुर्वरेण्यम ये आराम से बोल दी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, यहाँ एक फिर से झटका सा महसूस हुआ है। प्रचोदयात, या तो यहाँ जो ये झटका सा महसूस हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 ये बिंदु लगे हैं। इनका जो उच्चारण था वो है के रूप में, हल्के से है के रूप में मुख से एक झटका सा देकर बाहर निकलता है, तो उसे ही हम विसर्ग कहते हैं। यहाँ विसर्ग 3 जगह पर आया हुआ है, एक यहाँ भूर्भुवः और एक स्वः पर और एक नः पर। इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि विसर्ग जो ध्वनि है वो क्या होती है और इसका उच्चारण किस प्रकार होता है। अब विसर्ग का सांकेतिक चिन्ह 2 ये डॉट होते हैं, इस तरह से होता है, इसे हम विसर्ग चिन्ह कहते हैं। इसके उच्चारण में हवा है के उच्चारण को एक झटका सा लगता है। जैसे मैंने इन शब्दों का और इस श्लोक का उच्चारण किया, मुख से एक हल्की सी है का उच्चारण होते हुए मुंह से एक हल्का झटका सा निकलता है। हल्का झटका सा देकर श्वास को मुंह से एकदम से छोड़ा जाता है, वही विसर्ग का उच्चारण होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अतः, जैसे है का ए की ध्वनि आई पहले, फिर ए के साथ है की ध्वनि आई, और हवा है मुख से एकदम से बाहर झटके के साथ निकली है। तो इसी तरह से है के ए और है के उच्चारण के साथ मुंह से अचानक से बाहर हवा बाहर निकलती है, उसे ही हम विसर्ग ध्वनि कहते हैं, वही विसर्ग का उच्चारण होता है। विसर्ग कंठ्य वर्ण है। विसर्ग को कंठ्य वर्ण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके अंत में है की ध्वनि निकलती है, और है व्यंजन है वो कंठ्य कहलाता है। अनुस्वार व अनुनासिक के समान विसर्ग का उच्चारण भी किसी स्वर के पश्चात होता है। जैसे हमने पहले के वीडियो में पढ़ा भी था अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, उन्हीं के समान विसर्ग का उच्चारण क्या है? किसी स्वर के पश्चात होता है। स्वर के पश्चात कैसे होता है? देखिए, इन उदाहरणों के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। जैसे ये दुख,
तो इसमें ऊ, छोटा ऊ आ रहा है, इसके साथ ही इसका उच्चारण हो रहा है, यह इसके साथ ही मिल गया है। ए की ध्वनि न होकर इसके ऊ ये विसर्ग ध्वनि मिल गई है, तो इसका उच्चारण हो गया दुख। दु दु तो है, इसके साथ में हु की ध्वनि भी आ रही है हल्की सी, है के जो है होता है वो ऊ में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि यहाँ स्वर ऊ का है। इसी तरह से अंतःकरण, यहाँ ए की ध्वनि है और है की ध्वनि है। अब यहाँ छी, यहाँ ई की ध्वनि है, ई की ध्वनि के साथ ही ये है वो ही बन गया, छी। ही और ई एक साथ बोले जा रहे हैं, इसमें दू और हु एक साथ बोले जा रहे हैं, इसमें ए और है एक साथ बोले जा रहे हैं। इसलिए ये कहा गया विसर्ग का उच्चारण भी किसी स्वर के पश्चात होता है, यानी स्वर जो होता है उसी के साथ साथ विसर्ग का उच्चारण होता है। अब ये शब्द होते हैं वे विसर्ग का उच्चारण किन में होता है कि तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तत्सम शब्द हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे हिंदी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा ने उनको अपना लिया है और वहीं पर विसर्ग का बहुत अधिक उपयोगिता है, वहीं से विसर्ग का उपयोग किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि विसर्ग है वो हमारी संस्कृत भाषा के परिवार का ही एक सदस्य है, जो हिंदी भाषा में आकर मिल गया है, वर्णों के साथ मिल गया है, क्योंकि वहाँ पर भी हिंदी भाषा में भी उसके संस्कृत भाषा के परिवार के कुछ सदस्य वहाँ आ गए हैं, इसलिए वह भी आ गया है। वह भी अपने नियमों को, संस्कृत के नियमों को अपने साथ लेकर आया है और हिंदी ने भी उसके नियमों, संस्कृत के नियमों को भी स्वीकार करते हुए उसे हिंदी परिवार में स्थान दे दिया है। जैसे ये शब्द है, जैसे ये संस्कृत के तत्सम शब्द ही है, स्वतः, मन, कामना, इसमें भी स्वतः ए और है की ध्वनि आ रही है, ये मध्य में आया है शब्द के, तो इसमें मन, कामना, इस तरह से संस्कृत के शब्द यानी तत्सम शब्दों में इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके उच्चारण में मुंह से हवा निकलती है, जैसे ये ए, अब हम जैसे स्वरों का उच्चारण कहते हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और ये दो अयोगवा का उच्चारण करते हैं अंग और अह। अंग अनुस्वार और अह, इसकी ध्वनि कैसे आ रही है, अह, ये स्वर है ही, ये तो स्वर है और इसके साथ में किसी है की ध्वनि आ रही है, तो इसका उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण क्या है, ये हल्का दोनों को लेकर स्वर और व्यंजन का रूप लेकर ही उच्चारित किया जाता है। जब कोई शब्द मात्रा के रूप में होता है ई, उ, तो यह उसी के अनुरूप ढल जाता है, कि क्योंकि यह स्वर के साथ बोली जाने वाली ध्वनि है, तो यह मात्राओं में भी उन्हीं के अनुसार शब्द में वो ये विसर्ग का रूप है वो मात्राओं के रूप में उच्चारित हो जाता है। इस वर्ण को अयोगवा वर्ण माना जाता है। इस वर्ण को अयोगवा वर्ण क्यों माना जाता है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में दो अयोगवा वर्ण दिए गए हैं, तो एक तो है अंग और एक है अह, तो इसलिए अंग के बारे में हमने ये इसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, उसमें भी हमने विस्तार से चर्चा की है कि इसको अयोगवाह क्यों कहा जाता है। तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि इसको अयोगवाह क्यों कहा जाता है। इसको अयोगवाह इसलिए कहा जाता है ए को, क्योंकि इसमें ए स्वर है और हल्का सा है की ध्वनि आ रही है, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है, दोनों ये साथ लेकर आता है, परंतु ये स्वर परिवार में इसको शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वर का एक नियम होता है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर की परिभाषा ये तो होती है कि स्वर है हमारे मुख से निर्बाध रूप से बाहर हवा निकलती है, उसे उस ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। तो बिना किसी रुकावट के वो ध्वनि निकल रही है, यानी वो ध्वनि स्वतंत्र रूप से हमारे मुख से बाहर निकल रही है, वो स्वर कहलाती है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ यह ध्वनि ए की ध्वनि तो आ रही है,
स्वर की, परंतु ये साथ में हल्की सी है की ध्वनि लेकर आ रही है, इसलिए हम इसको स्वर परिवार में नहीं रख सकते। अब आते हैं कि इसको व्यंजन परिवार में क्यों नहीं रख सकते। व्यंजन परिवार में इसको इसलिए नहीं रख सकते कि व्यंजन की परिभाषा भी यही है कि वह वर्ण या वह ध्वनि जो स्वरों के सहारे से उच्चारित होती है, यानी उस ध्वनि में स्वर मिला हुआ होता है, परंतु इसमें अलग ही रूप है। इस जैसे मैंने क बोला, क की ध्वनि बोली क ख ग, तो इसमें क्या है, पहले स्टार्टिंग में शुरुआत में क व्यंजन आ रहा है और उसके बाद में ए की ध्वनि आ रही है, जो यानी ये परिभाषा है जो ये बताती है व्यंजन की कि स्वरों के सहारे से बोली जाती है वो व्यंजन होते हैं। तो उसमें स्वरों का सहारा लिया हुआ है, क ख ग घ, इसमें ए की ध्वनि आ रही है, परंतु यहाँ विपरीत है, यहाँ ए की पहले आ रही है और है की ध्वनि बाद में आ रही है, इसलिए इस व्यंजन परिवार में भी नहीं रखा गया है। इसलिए इन दोनों को अयोगवाह कहा गया है, परंतु इनको वर्णमाला में स्थान दिया गया है। वर्णमाला में स्थान इसलिए दिया गया है क्योंकि संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द हमारी हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिए हैं, तो वहाँ का संस्कृत भाषा का नियम ही हिंदी भाषा में उनके लिए लागू होगा, इसलिए इनको वर्णमाला में स्थान दे दिया गया, परंतु वर्ण व्यंजन और स्वर व्यंजन में स्थान नहीं दिया गया। अयोग्यता का वहन करते हुए वो वर्णमाला में स्थान प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। यह मुख्यतः संस्कृत ध्वनि है, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि इनके जो शब्द है वो संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से आए हैं तो इनकी ध्वनि भी संस्कृत के समान ही होगी, संस्कृत के समान ही इनका उच्चारण होगा, इसलिए ये संस्कृत ध्वनि है, तत्सम शब्दों के माध्यम से ये ध्वनि बनती है। अब इसके विसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हम इनका उच्चारण कैसे करते हैं और कैसे बोलते हैं। तो ये शब्द मैंने लिखे हैं कुछ, जैसे पहला शब्द है नमः, प्रायः, अंततः, मूलतः, फलतः, क्रमशः, निःशब्द, अतः। अब इसमें सब में ए और है की ध्वनि है क्योंकि इनमें कोई मात्रा नहीं है, और यहाँ मात्रा नी की मात्रा आ गई है, तो इसमें हल्का सा ही का शब्द आ रहा है, उच्चारण आ रहा है, नि शब्द। इस तरह से हम ये विसर्ग का उच्चारण करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये विसर्ग टॉपिक्स अब समझ में आया होगा कि हम विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, और इसका सांकेतिक चिन्ह विसर्ग का उच्चारण है और ए की हल्की सी ध्वनि के रूप में करते हैं, और इसका सांकेतिक रूप 2 डॉट के रूप में होता है, और इसका शुद्ध उच्चारण ए और है की ध्वनि हल्की सी है, ए और है की ध्वनि या तो शब्द के अंत में आती है या शब्द के मध्य में आती है। हिंदी भाषा में इसकी उपयोगिता क्यों है, क्योंकि हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिए हैं, इसलिए उन संस्कृत भाषा के नियम है वो हिंदी भाषा लागू होते हैं इन शब्दों पर, इसलिए इनको इस भाषा में इनकी उपयोगिता मानी गई है। और इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह न तो ये स्वर परिवार में माने जाते हैं, न ही ये व्यंजन परिवार में माने जाते हैं, परंतु वर्णमाला में इनको स्थान दिया है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रख सकते हैं, मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगी और अलग तरीके से। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। अगला वीडियो हमारा होगा अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर। इन अनुनासिक और अनुस्वार का विस्तृत रूप से तो वीडियो मैंने बना रखे हैं, परंतु फिर भी एक अंतर के रूप में, दोनों को एक अंतर के रूप में देखने के लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए
नमस्कार।